हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैंने पिछली क्लास में शुरुआत कर दी थी और उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी लास्ट में, पिछली क्लास के लास्ट में, और वो है सर्कुलेटरी सिस्टम और इसी को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसकी पढ़ाई मुझे करनी है और मैंने इसको बताया था कि इसको पढ़ने के लिए हम दो भाग में करके इसको पढ़ सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं शुरुआत करता हूं और एक एक करके सारे चीज़ों को, सारे कंपोनेंट को हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम का एक एक कंपोनेंट को हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी लेक्चर्स मेरी आई हैं बायोलॉजी पे, पिछले जितने भी लेक्चर्स आए हैं, जो भी लोग नए हैं, अगर वो लेक्चर्स देखेंगे तो वो एक क्रक्स है, कॉकटेल मैंने दी है। अगर वो आप देख लेते हैं तो यूपीएससी हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको शायद इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी इच्छा, आप देखो, बट उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। रेयरली चांस है कि आप इधर उधर देखेंगे। विथ कॉन्सेप्ट मैंने बात की है, आप लेक्चर्स को देखें। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की मैंने बात की है। मैंने पूरे के पूरे विटामिन, मिनरल्स, जितने भी आप मिनरल होते हैं उनकी बात मैंने की है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, सारी चीज़ मैंने पढ़ा दी है। उसके बाद मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको लंग्स की बात की, रेस्पिरेशन क्या होता है ये बात की, और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में 4 स्टेप होते हैं। ब्रीदिंग पहला स्टेप है जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको टिश्यू रेस्पिरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो लंग्स वगैरह मैंने बता दिया था। जस्ट एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं जो मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक किया था। मैंने देखा वीडियो तो मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है। वो सुनेंगे क्या ऐसा पॉइंट था। गलती नहीं है, जस्ट एज ए ह्यूमन मिस्टेक था। मैं सुधार देता हूँ। कभी भी ऐसा मिस्टेक होता है तो मैं अगली लेक्चर में उसको करेक्ट कर देता हूँ। मिस्टेक ये था कि जो मैंने लंग्स आपको पढ़ाया, तो लंग्स में मैंने बताया था कि लंग्स में जो ट्यूब होती है, विंड पाइप जो होती है, हॉलो जो विंड पाइप होती है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं, उसको विंड पाइप भी बोलते हैं। लेकिन ट्रैकिया के ऊपर याद कीजिए, मैंने बताया था ट्रैकिया की ओपनिंग है ना, जैसे ट्रैकिया था, ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, और ट्रैकिया के ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो था, उसको ईपीग्लॉटिस बोलते हैं। यहां तक तो सब कुछ सही है। मैंने आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बताया था, ईपीग्लॉटिस। ये विंड पाइप हो गया, विंड पाइप। ईपीग्लॉटिस जो उसका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया की। तो ईपीग्लॉटिस का मैंने बताया था कि इसकी कार्टिलेज क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। मैंने कार्टिलेज थोड़ा सा मिस्टेक करके आपको बता दिया था। अभी मैं करेक्ट कर देता हूं कि ईपीग्लॉटिस की जो कार्टिलेज होती है, ये कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज होती है। ध्यान रखेंगे, मैंने हैलाइन कार्टिलेज बताया था। हैलाइन कार्टिलेज नहीं होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है। इलास्टिक कार्टिलेज क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा कि एपिग्लॉटिस का कार्टिलेज का नाम क्या है। कार्टिलेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हैलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, और भी टाइप्स है। इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। आप कहेंगे बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है? जब मैं आपको बोन पढ़ाऊंगा उस दिन कार्टिलेज की भी बात कर लूंगा। कार्टिलेज इज नथिंग बट इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, जो मैं आपसे जब टिश्यू की डिस्कशन करूंगा, टिश्यू, तब मैं आपको बताऊंगा। तो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है, उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के, जो कि सी शेप के रिंग होते हैं। सी शेप्ड रिंग, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। ये मैंने तो बताया था आपको, सी शेप के होते हैं, सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ट्रैकिया हमारा, जब हम सांस नहीं ले रहे हैं तो पिचुक ना जाए, उस समय पचक ना जाए, उससे कौन बचाता है कि वो पिचके ना? हमारा जो सी शेप जो कार्टिलेज है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती हैं ट्रैकिया में, विंड पाइप में, ये बचाते हैं कि हमारा लंग्स कोलैप्स ना करे, हमारा ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, पिचुक ना जाए जब हम सांस नहीं ले रहे हैं, ब्रीद नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये है। लेकिन यहां पे जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज, ये होता है हाइलाइन कार्टिलेज। बस यही अंतर था, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है ना। तो मैंने हाइलाइन यहां बता दिया था, इलास्टिक यहां बता दिया था, बट अंतर यह है, इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस में होता है और हाइलाइन कार्टिलेज आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो यहां पे लगे हुए हैं ट्रैकिया के अंदर, उसमें जो कार्टिलेज है वो हाइलाइन कार्टिलेज है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और बाकी मैं आपको ओरली बता देता हूं कि जो आपने लैरिंग्स का नाम सुना होगा, लैरिंग्स, मैं लैरिंग्स के लिए एक स्पेशल वीडियो 8-10 मिनट का बनाऊंगा। ठीक है ना। लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स
जिसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं, उसका कोई रोल ब्रीदिंग में नहीं होता है, कोई भी रोल ब्रीदिंग में नहीं होता है। लैरिंग्स का और वॉइस बॉक्स का एकमात्र रोल होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, साउंड को प्रोड्यूस करना, उसका कोई रोल ब्रीदिंग में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, कोई भी ब्रीदिंग में उसका रोल नहीं है लैरिंग्स का। अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, और बोलते हैं एज पर एनसीईआरटी बात करो तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोला गया है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये आपके पास पार्ट है। अब इसमें मैंने बताया था कि इसको हम लोग दो भाग में करके पढ़ सकते हैं, एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो आया है तो इसमें हार्ट पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जस्ट क्लासिफिकेशन जल्दी से करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग हार्ट पढ़ते हैं, हार्ट, कार्डिया वर्ड रिलेटेड होता है हार्ट से, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं हार्ट के, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं लंग्स के, जो मैंने आपको बताया था, हार्ट। उसके बाद ब्लड वेजल्स पढ़ेंगे, कैपिलरी होती हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, वो सारे की बात करेंगे, और ब्लड पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे, पूरी चीजें। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग लिम्फेटिक ऑर्गन पढ़ेंगे, लिम्फेटिक ऑर्गन पढ़ेंगे, नाम सुना होगा थाइमस, स्प्लीन, लिम्फेटिक डक्ट पढ़ेंगे, लिम्फेटिक डक्ट पढ़ेंगे, और लिम्फ पढ़ेंगे। ठीक है, लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर होता है ये भी हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो ये हमारा मेन डिवीजन है जो हमें पढ़ना है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको इजीली सारी चीजें समझ में आए। वो है ब्लड, ब्लड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की शुरुआत करेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, उसमें पहले ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड से रिलेटेड फिर ब्लड वेजल्स, और उसके बाद हम लोग हृदय के बारे में बात करेंगे, और हृदय की एक एक जानकारी मैं दूंगा। ऑरिकल क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, इन चीज़ों की बात करूंगा मैं आपसे। टोटल डबल सर्कुलेशन क्या होती है, और चेंबर ऑफ हार्ट्स, फिश में कितने चेंबर हार्ट होते हैं, रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, क्रोकोडाइल में कितने होते हैं, बर्ड्स में कितने होते हैं, मैमल्स में कितने चेंबर ऑफ हार्ट होते हैं, कितना चेंबर हार्ट होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे जब मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, जब समय आएगा तो बात करेंगे हम लोग। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा टॉपिक था, हमने डिवीजन कर लिया है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है ना। तो पहला टर्म जो होगा हमारा स्टडी करने का क्या होगा, ब्लड। ठीक है, ब्लड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ब्लड। और ब्लड में ही ब्लड ग्रुपिंग बता दूंगा, ए बी ओ ग्रुप, RH फैक्टर, RH नेगेटिव फैक्टर्स, सारी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। ब्लड, रक्त बोलते हैं हिंदी में, और इसकी स्टडी, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिमैटोलॉजी, हिमैटोलॉजी, सिंपल भाषा में बोले हिमैटोलॉजी, हिमैटोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ब्लड की स्टडी। ठीक है, सिंपली आप बोलोगे हिमैटोलॉजी। ठीक है, तो ये है स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड, ठीक है ना, रक्त जिसे बोलते हैं, खून। और आगे चलते हैं, हेमाटोलॉजी के बाद ब्लड्स की स्टडी करते हैं इसके अंदर में। और फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है बताइए। आपसे मैं पूछूं कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है, तो किसका आंसर देंगे, हु इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हु इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज, कौन है, जनक, विलियम हार्वे। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं ये विलियम हार्वे के बारे में। ठीक है, तो विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है ना। और ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ब्लड सर्कुलेशन, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया था लिविंग स्नेक के अंदर। तो इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का एक्सपेरिमेंट कहां किया था, कहां डिमॉन्स्ट्रेट किया था, लिविंग स्नेक के अंदर, लिविंग स्नेक, सांप के अंदर। तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ब्लड सर्कुलेशन इन लिविंग स्नेक, लिविंग स्नेक के अंदर इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये नोट करेंगे। आगे चले, अब मैं बात करता हूं व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए, ब्लड आपसे कोई डेफिनेशन पूछे क्या है तो बताएंगे ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड
कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, और इसी को हम लोग एक को तरीके से और बोल सकते हैं कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि टिश्यू क्या है, तो मैंने अभी टिश्यू आपको नॉर्मली बताया नहीं है, बट टिश्यू के टाइप्स होते हैं। नॉर्मली हम लोग टिश्यू को 4 टाइप्स में पढ़ते हैं, जो मैं आपको एनिमल टिश्यू जब लेक्चर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ये 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं कनेक्टिव टिश्यू का। तो ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक प्रकार का ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू मैंने बताया था जब सेल मैंने पढ़ाया था, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो टिश्यूज आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन। कोई पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे हैं। ग्रुप्स होते हैं सेल का, कॉमन ओरिजिन होती है उनकी, और एक पर्टिकुलर फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं। ये है टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करो तो कनेक्टिव का मतलब होता है, कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्ट करना, चीजों को लिंक करना। कनेक्टिव का मतलब ही यही है। तो कनेक्टिव का मतलब है चीजों को लिंक करना एंड अदर टिश्यू को सपोर्ट करना। तो इट लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू। ये लिंक करता है एंड सपोर्ट करता है दूसरे टिश्यूज को, अदर टिश्यूज को। उसका मतलब होता है कनेक्टिव। कनेक्ट द थिंग्स, लिंक द थिंग्स, लिंक द अदर टिश्यूज, ठीक है। टिश्यू का मतलब समझ लिया आपने, कनेक्टिव का मतलब आपने समझ लिया, और एक इस प्रकार का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इतना हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं, सफिशिएंट है। जब मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू की बात करूंगा, एनिमल टिश्यू की लेक्चर आएंगी, 4 प्रकार के टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे। राइट नाउ इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड वही है जैसे प्लाज्मा होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा का नाम सुना होगा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, तो वो फ्लूइड हो गया, दैट्स इट। ब्लड मैट्रिक्स होती है ना, ब्लड के अंदर मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक चीजें है जो आपको ध्यान रखना है। फ्लूइड मैट्रिक्स हो जाएगा, फ्लूइड मतलब फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि ब्लड के अंदर होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक एक टर्म मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सभी एनिमल्स में जो रक्त होता है, रक्त कैसा होता है नॉर्मली? रक्त का जब भी इमेज आती है, चोट लग गई, लाल कलर, लाल कलर, लाल कलर, रेड कलर। क्या सारे एनिमल्स में रेड कलर का ब्लड होता है? नो, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें रेड कलर का ब्लड नहीं होता है। जैसे कि आपको बताऊं, कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर व्हाइट ब्लड होता है, उसमें व्हाइट ब्लड होता है, उसमें आरबीसी नहीं होते हैं, उसमें व्हाइट ब्लड होता है कॉकरोच के अंदर। और बात करूं ब्लू कलर का ब्लड कहां होता है? ब्लू कलर का ब्लड जो होते हैं वो मोलस्क में आता है। मोलस्का जो होती है ना, फाइलम, वहां पे ब्लू कलर का ब्लड होता है। ब्लू कलर ब्लड कहां पाया जाता है? क्वेश्चन है ये। मोलस्क, मोलस्का फाइलम में आपको पाया जाता है ब्लू कलर का ब्लड, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू कलर का ब्लड मोलस्का फाइलम में पाया जाता है। हम लोग एनिमल किंगडम में इसकी बात करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हेमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है। हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, ठीक है। ये कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड पिगमेंट होता है। इसके अंदर कॉपर होता है, ये कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए ब्लू कलर का इनका ब्लड होता है इन जानवरों में, ठीक है ना, मोलस्क में। इट इज ए कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर पिगमेंट। कॉपर इसके अंदर में होता है, वो ब्लू कलर देता है ब्लड को, ठीक है। और व्हाइट ब्लड कॉकरोच में होता है। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड का पीएच कितना है? पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। 7.4 होता है ब्लड का पीएच, ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपको मैंने बता दूं कि ब्लड कहां मूव करती है? आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, कैपिलरीज होती है, आपने नाम सुना होगा। तो आर्टरीज एंड वेन्स में जो ब्लड का पीएच होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा अंतर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आर्टरीज एंड वेन्स में जो ब्लड मूव करती हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। आर्टरीज एंड वेन्स में, आर्टरीज एंड वेन्स जिसमें ब्लड मूव करती हैं, इसमें पीएच का, ब्लड पीएच का थोड़ा डिफरेंस होता है। दोनों में जो ब्लड पीएच होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ब्लड पीएच जो वेन्स में होता है थोड़ा कम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो ब्लड पीएच जो वेन्स के अंदर होता है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू ब्लड पीएच इन आर्टरीज। तो पीएच जो वेन में होता है ब्लड का वो कम होता है, लेस देन होता है,
pH ऑफ वेन्स इज लेस देन pH ऑफ आर्टरीज। तो pH ऑफ वेन्स कम होता है एज कंपेयर टू pH ऑफ आर्टरीज, ठीक है। तो pH वेन में कम होता है, क्यों? क्योंकि वेन जो है वो CO2 को कैरी करती है, CO2 ज्यादा कैरी करती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज से ज्यादा वेन CO2 कैरी करती है, तो इसके कारण CO2 प्लस वाटर मिलके क्या हो जाते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड एक एसिड है, जब एसिड होगा तो जाहिर सी बात है पीएच कम हो जाएगा। पीएच 7 से नीचे जाते हैं तो एसिड हो जाता है, तो नीचे नीचे चलते जाएंगे, तो इसीलिए वेन्स के अंदर कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर CO2 ज्यादा होता है इस ब्लड के अंदर, तो इसके कारण पीएच ऑफ वेन्स इज लेस देन पीएच ऑफ आर्टरीज। ध्यान रखेंगे, नोट कर लिया। और नॉर्मली पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, 7.4, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। फ्लूइड का मतलब मैट्रिक्स, जो प्लाज्मा के नाम से आप जानते हैं, ठीक है ना। और बाकी कनेक्टिव टिश्यू आपने समझ लिया, कनेक्टिव भी समझ लिया, टिश्यू को भी समझ लिया क्या होता है, मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। बाकी हम लोग जरूर टिश्यू की नॉलेज लेंगे, कनेक्टिव हो, एपिथेलियल टिश्यू हो, न्यूरल टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो, इसकी बात हम लोग करेंगे। पहले हम लोग ये कंप्लीट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारी बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थैलेसीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, ये बहुत सारी बीमारी है, अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलेसीमिया, तो इन सब की बात हम लोग करेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो डिजीज की बात करेंगे। आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है? नॉर्मली 5 लीटर होता है इन हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल में। एक हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल में 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, और एक नॉर्मल बात करूं तो मेल्स के अंदर 5 से 6 लीटर और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर, एवरेज निकालेंगे तो 5 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल में ये वॉल्यूम होती है ब्लड की, ठीक है ना। तो मेल में थोड़ा ज्यादा होता है 5 से 6, और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 5 लीटर ब्लड, जो ये 5 लीटर ब्लड है, ये जो 5 लीटर ब्लड है हमारी बॉडी में, ब्लड इन आवर बॉडी, ये 1 मिनट में, ध्यान से सुनेंगे, ये जो ब्लड है 5 लीटर, ये ब्लड 1 मिनट में पूरे बॉडी का चक्कर लगा लेता है। 1 मिनट के अंदर ये 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में पूरे बॉडी का दौरा, पूरे बॉडी का चक्कर लगा लेता है, ध्यान रखना है, पूरे बॉडी का, ये ध्यान रखेंगे, 1 मिनट में पूरे बॉडी का चक्कर लगा लेता है, ये ध्यान रखेंगे 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, कितने देर में? 1 मिनट के अंदर ऐसा होता है, नोट कर लिया। 1 मिनट के अंदर ये पूरे बॉडी का चक्कर, पूरे बॉडी का दौरा लगा लेता है, ठीक है। और हार्ट बीट क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि कैसे 1 मिनट में पूरे बॉडी का चक्कर लगा लेता है, तो ठीक है। हार्ट बीट हम लोग पढ़ेंगे 72 टाइम्स पर मिनट, उसके साथ स्ट्रोक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। जब मैं स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ाऊंगा आपको, कब? जब आपको हार्ट पढ़ाऊंगा, हृदय, तब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 1 मिनट में कैसे ये पूरे बॉडी का चक्कर लगा लेता है 5 लीटर ब्लड, पूरा का पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब मैं ब्लड को डिवाइड करता हूं। आप सोच रहे होंगे यार ब्लड का डिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है। अब आगे समय, अभी तक मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है। तो ये हो गया ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, और ब्लड में बात करते हैं क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड की कंपोनेंट, ठीक है ना। ये है ब्लड की कंपोनेंट, इसमें बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो बताइए ब्लड के अंदर क्या होगा? नॉर्मली प्लाज्मा, और बताइए प्लाज्मा के अलावा क्या होगा ब्लड में? प्लाज्मा के अलावा ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड, मैंने ब्लड सेल नहीं बोला है, मैंने ब्लड कॉर्पसल्स बोला है। तो सेल एंड कॉर्पसल में क्या अंतर होता है मैं भी बता दूंगा। तो प्लाज्मा होगा एंड ब्लड कॉर्पसल्स होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोल सकते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट ये भी बोल सकते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं ब्लड कॉर्पसल्स को, ठीक है। तो प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स इसके अंदर में है। प्लाज्मा कितना है बताइए? 55% के आसपास है, ठीक है ना। एक रेंज होता है
50 से 55, बट 55% मैंने आपको बता दिया, और 45% आपका ये है, ठीक है ना। तो 45% लगभग 55 से 60 होता है, ये 40 से 45 होता है, मैंने आपको एक नॉर्मल बता दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है बेसिक चीजें। अब मैं आपको बताता हूं प्लाज्मा के अंदर क्या होता है। तो प्लाज्मा के अंदर लगभग 90%, 91% के आसपास पानी होता है। तो वाटर कितना होगा इसके अंदर में, लगभग 90% ले लिया, और बाकी जो 10% है वो क्या होगा, पूरे प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी है। और आप जानते हैं कि ब्लड के अंदर भी सबसे ज्यादा पानी होता है, क्योंकि देखिए प्लाज्मा के अंदर 90% पानी है, और प्लाज्मा ब्लड का 55% भाग होता है। 45% ये है, लेकिन 55% ये है प्लाज्मा, उसका सबसे बड़ा भाग पानी ही होता है 90%, ठीक है ना। तो ये है, और 10% बताऊं तो 10% आपका सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये है वाटर एंड वो 10% सॉलिड सब्सटेंस। उसमें 8 से 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, 8 से 9% ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, और बचा 1 से 2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये 10% में 8 से 9 वो है, 1 से 2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये आप नोट करेंगे। अब हम लोग बाकी तो पानी है 90%, तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। बाकी तो प्लाज्मा में पानी है, पानी जानते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो 8 से 9% है, कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो क्या है, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। बाकी पानी होता है, मिलके प्लाज्मा बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे ब्लड कॉर्पसल्स पे या फॉर्म्ड एलिमेंट पे, ये क्या होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 90% पानी, 10% सॉलिड सब्सटेंस, 10% में से 8 से 9% ऑर्गेनिक और 1 से 2% इनऑर्गेनिक। तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है। 8 से 9% ऑर्गेनिक है तो क्या है, उसमें अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं, 8 से 9% के आसपास ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या मिलेगा। तो मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करूं, मेन क्या है 8 से 9% में, द मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्रोटीन। मेन तो प्रोटीन्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस 8 से 9% है उसमें क्या है, मेन प्रोटीन। और 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन में भी 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाएंगे। कहां पे, प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर ये रहते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा में 90% पानी, बाकी तो यही है 8 से 9% ऑर्गेनिक और 1 से 2% इनऑर्गेनिक। तो 8 से 9% ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, और उसमें भी बात करें तो मेन 4 टाइप की प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में होती है, नोट कर लीजिए। अब इसमें बताता हूं कि पहला प्रोटीन क्या है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन या एल्ब्यूमिन, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोब्यूलिन, तीसरा फाइब्रिनोजेन, चौथा प्रोथ्रोम्बिन, ये है। हेपेरिन प्रोटीन नहीं होता, हेपेरिन इज ए पॉलीसेक्राइड, ठीक है ना। हेपेरिन जो नाम सुना होगा वो एक पॉलीसेक्राइड है। बाकी ये सारे प्रोटीन है 4, आप नाम सुन लीजिए और लिख लो इसको आप, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब एल्ब्यूमिन की बात करते हैं कि एल्ब्यूमिन क्या है, कैसे है, इनकी बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीजें और, कि ये हो गया आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये सारे चीजें, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन जो होती है, ये आपको बता दूं, ये जो एल्ब्यूमिन की बात कर रहे हैं सब प्रोटीन है। तो सब प्रोटीन है तो ये बनते कहां हैं, एक्चुअली ये प्रोटीन्स बनते कहां, ये भी जानना चाहिए आपको कि वेयर आर द ब्लड प्रोटीन्स सिंथेसाइज, ब्लड प्रोटीन्स कहां बनते हैं। आपने 4 प्रोटीन लिखा है, ये बनते कहां है, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, बनते कहां है। तो वेयर आर ब्लड प्रोटीन सिंथेसाइज, जितने भी ब्लड प्रोटीन होते हैं वो लीवर के अंदर बनते हैं, वो यकृत के अंदर, लीवर के अंदर ही बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्ट कुछ एक ऐसा ग्लोबुलिन होता है जो लीवर में नहीं बनता है, तो उसकी बात मैं कर लेता हूं आपसे। देखिए एल्ब्यूमिन कहां बनता है, लीवर में ही बनेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। 3 प्रकार के ग्लोबुलिन होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, देखिए गामा ग्लोबुलिन, ये जो गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, ये बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की, तो गामा ग्लोबुलिन जो होता है ये कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स।
ये लीवर नहीं बनाता है गामा। बाकी अल्फा बीटा ग्लोबुलिन लीवर बनाते हैं, एल्ब्यूमिन भी लीवर बनाता है, फाइब्रिनोजन लीवर बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन लीवर बनाता है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है ना, ब्लड प्रोटीन वो सिंथेसाइज करता है लीवर ही, ये ध्यान रखेंगे। एकमात्र गामा ग्लोबुलिन को छोड़ दो, गामा वाला वो बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। आगे बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की हम लोग, बी लिम्फोसाइट इसको बनाते हैं, ठीक है। और गामा ग्लोबुलिन जो होता है ना, इसी को हम लोग एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, एंटीबॉडीज। मैंने पहले भी बताया था गामा ग्लोबुलिन को ही एंटीबॉडीज बनते हैं, जो कि लीवर नहीं बनाता, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। एंटीबॉडीज को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सिंबल दिखाते हैं IG, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन आवर ब्लड, ब्लड में सबसे ज्यादा एबंडेंट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या होता है, वो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन ही है। ये नोट कर लिया आपने, इसको मिटा दूं मैं, फिर इसी के सामने मैं लिख दूंगा। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन आवर ब्लड इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन में सब कुछ लीवर में बनता है, सब प्रोटीन लीवर में बन रहा है एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, जो कि लिम्फोसाइट्स में बन रहा है, बी लिम्फोसाइट्स। अब मैं आपको यह बताता हूं कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन ब्लड में कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन। ये मोस्ट एबंडेंट होता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, ब्लड के अंदर सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। और पूरे बॉडी में, ये तो ब्लड के अंदर है, पूरे बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है, कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी और ह्यूमन बींग्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी और एनिमल वर्ल्ड, पूरे एनिमल वर्ल्ड में देख लो तो भी कोलेजन ही सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, ये आपको ध्यान रखना है। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बींग और एनिमल वर्ल्ड बोथ। एंड रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, पूरे जैव मंडल में रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन इंटायर बायोस्फीयर, रुबिस्को मैंने बढ़ाया भी था आपको, ठीक है ना, रुबिस्को ऐसे लिखते हैं, रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन इंटायर बायोस्फीयर, पूरे जैव मंडल में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यह प्रोटीन है। लेकिन कोलेजन पूरे एनिमल वर्ल्ड में या पूरे ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा होता है कोलेजन, एनिमल वर्ल्ड या ह्यूमन में सर्वाधिक मात्रा में कोलेजन है। लेकिन ब्लड में बात करें तो ब्लड में अगर बात करें ह्यूमन के अंदर एल्ब्यूमिन होता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, ब्लड के अंदर है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पूरे बॉडी में कोलेजन आपको ध्यान रखना हो, एनिमल वर्ल्ड में भी कोलेजन, लेकिन पूरे बायोस्फीयर में रुबिस्को, पूरे जैव मंडल में रुबिस्को, जीव मंडल में रुबिस्को, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। आगे चलते हैं, एबंडेंट प्रोटीन आपका ये है, ठीक है। अब ये क्या करता है एल्ब्यूमिन, ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ब्लड के एक फंक्शन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को ये मेंटेन करता है। यानी कि एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर पानी से जुड़ जाता है और वो पानी से जब जुड़ जाएगा तो पानी ब्लड वेजल से बाहर नहीं आ पाएगा, तो पानी को मेंटेन करता है ब्लड वेजल्स के अंदर, पानी अंदर ही रहे ब्लड के अंदर, ब्लड से पानी निकल के बाहर ना चला जाए, तो ये मेंटेन करता है कि ब्लड से पानी बाहर ना जा पाए। तो ये पानी को क्या कर लेता है, पानी के साथ बाइंड कर लेता है, कौन, एल्ब्यूमिन। तो ये बाइंड्स टू वाटर मॉलिक्यूल, एल्ब्यूमिन बाइंड्स टू वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम डिफ्यूजिंग, और प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द ब्लड वेजल्स, और प्रिवेंट करता है कि पानी कहीं ब्लड वेजल से बाहर ना चला जाए। तो ये उसको प्रिवेंट करता है कि ब्लड वेजल से वाटर ब्लड वेजल से बाहर ना जा पाए, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस को ब्लड को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है कि पानी ब्लड वेजल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, पानी के साथ जुड़ा रहेगा एल्ब्यूमिन, ठीक है। और इसका एक फंक्शन होता है जो शराबियों में आपने देखा होगा, शराब पीने वाले लोगों में ये पेट बड़े हो जाते हैं, बहुत सारा बड़ा पेट, बेली पेट हो जाता है ना, तो बड़े पेट कैसे हो जाते हैं, उनमें पानी कैसे भर जाता है शराबियों में, इसकी बात मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे बताऊंगा तो टाइम लग जाएगी, 10-12 मिनट लगेंगे मुझे, एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे शराबी लोगों में
ये होता है और कैसे छोटे बच्चे में जिसमें प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होता है, जिसमें कुपोषण हो जाता है, उनका भी पेट जो होता है बेली पेट हो जाती है। नॉर्मली आपको देखा होगा कि उसमें मटका जैसा पेट निकले होते हैं छोटे बच्चों के, तो उसकी बात मैं आपसे करूंगा। बट ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो ब्लड के अंदर होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है, ठीक है। ये वाटर को ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाने देता है, ये आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया? अब ये है, आगे चलते हैं। अब ग्लोबुलिन की बात करते हैं। ग्लोबुलिन कितने टाइप्स के हैं? अभी मैंने बताया था, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है ना। अल्फा ये मैथमेटिक्स के सिंबल है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये है। और मैथ्स के लेक्चर आने वाले हैं, मेरे अलग चैनल बनेगा मैथ्स का, अलग चैनल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा मैथमेटिक्स के लेक्चर। उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आईआईटी के मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स तीनों आएंगी 1 by 1 कर करके, ठीक है ना। अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आने वाली है, जस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अपने मैथ्स के न्यू चैनल पे मैं लाने वाला हूं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा दिस इज अ सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसी के नाम से ये ग्लोबुलिन का नाम पड़ा है, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा, जिसमें से गामा जो होते हैं, गामा ग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडी होते हैं जो कि लीवर नहीं बनाता, लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट। बाकी सारे प्रोटीन अल्फा बीटा हो चाहे एल्ब्यूमिन हो चाहे ये, वो लीवर ही बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन की बात करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, इसको भी लीवर बनाता तो लीवर है, और हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड को थक्का जमाने में, रक्त को थक्का जमाने में ये हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये था बेसिक आपका ब्लड के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ना ज्यादा ना कम, ये है बेसिक ऑर्गेनिक जो पार्ट्स हैं ब्लड के, उसके बारे में। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट, जो 1 से 2% था ना इनऑर्गेनिक, ये तो 8 से 9% में मेन जो है ऑर्गेनिक है, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या है, ठीक है। तो अच्छा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में और भी चीजें पाई जाती हैं। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बताऊं, 8 से 9% में मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर प्रोटीन्स, जिसमें 4 प्रकार के मैंने प्रोटीन बता दिया। कुछ और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जाहिर सी बात है होते ही होंगे, तो उनको भी देख लेते हैं। प्रोटीन के अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फिर इनऑर्गेनिक पे आते हैं कि 1 से 2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है। तो प्रोटीन आर द मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये तो मेन है, लेकिन और भी होते हैं ऑर्गेनिक, उनकी बात कर लेते हैं। नाम सुना है एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, लिपिड्स का, वो सारे चीज इसमें अंदर ब्लड प्लाज्मा में घुले हुए हैं, ठीक है ना। तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं, प्रोटीन भी है लेकिन और भी चीजें हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में, ठीक है। तो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर, अदर और क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर, प्रोटीन के अलावा ग्लूकोज है, नाम सुना होगा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है ना, सिंपल शुगर नाम सुना होगा, मैंने बताया है सारा। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, याद है एमिनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यूरिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के कारण गठिया हो जाती है लोगों को, बताऊंगा जब गठिया की बात करूंगा। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब जॉइंट्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो गठिया की प्रॉब्लम होती है, गाउट बोलते हैं, गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, मैंने बताया भी आपको, एक्सेट्रा। इतने होते हैं और भी होते हैं, बट ये मैंने आपको बेसिक स्तर पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो और पाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया। इनकी बात हम लोग करेंगे जब ग्लैंड पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल मैंने पढ़ा दिया है आपको बायोमोलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की जब मैंने बात की थी, ठीक है। एमिनो एसिड्स प्रोटीन के समय पढ़ा दिया है। फैटी एसिड्स मैंने बता दिया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, याद होगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कुछ याद है, स्टेरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पामिटिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, कुछ याद है। लिनोलेनिक एसिड क्या है, अनसैचुरेटेड की सैचुरेटेड, ये चेक कीजिए जो लोग नए देखे हैं, ठीक है ना। इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड क्या होते हैं, इनकी सब कुछ बात आपसे कर चुका हूं, ठीक है ना। तो इसको रिवाइज नहीं करा रहा हूं बार बार, क्योंकि आपको नॉर्मली इतना मैंने बता दिया है कि आप अगर आप जाकर देखते हैं पुराने लेक्चर्स को तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं।
तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। अब बताइए कितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, कितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है बताएंगे, याद कीजिए कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में जो आपको याद आ रहा हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में बताइए जो आपको याद आ रहा हो, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो गया। फैटी एसिड्स ध्यान से याद करेंगे, फैटी एसिड पे क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, याद है, ब्यूटायरिक एसिड मैंने बताया था, सैचुरेटेड संतृप्त फैटी एसिड्स, ब्यूटायरिक एसिड मैंने बताया था, पामिटिक एसिड मैंने बताया था, स्टीयरिक एसिड मैंने बताया था, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। एराकिडिक एसिड मैंने बताया था सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी मैंने बताया था, याद कीजिए, ओलेइक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मैंने बताया था। तो सब कुछ पढ़ा दिया, एक एक चीज। ग्लूकोज की बात मैंने की है, कार्बोहाइड्रेट में सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, याद कीजिए, सब मैंने पढ़ा दिया है। एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स मैंने पढ़ा दिया, याद कीजिए, एंजाइम्स मैंने, बायोकैटलिस्ट, याद कीजिए। हार्मोन्स, एंजाइम्स की बात एक बार और होगी जब मैं आपको ग्लैंड पढ़ाऊंगा, ग्रंथि की बात करूंगा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड, सबकी बात करूंगा तब। अब आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, नोट करेंगे। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर, कौन कौन है, अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन इसके अंदर में है, तो इसको नोट करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इसको नोट करना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिख दूं क्या, सोडियम, कैल्शियम, आयंस के फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं, सोडियम आयंस के फॉर्म में बात कर रहा हूं, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज जानते हो, केटायन एनायन, ठीक है ना, मैग्नीशियम, दो चार्ज होता है 2+, क्लोराइड आयन, ठीक है ना, ये आ गया, और बाइकार्बोनेट आयन भी होता है, बाइकार्बोनेट, HCO3-। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है आपके ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ये आपको ध्यान रखेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फाउंड इन प्लाज्मा, ये सारे हैं। और ब्लड अल्कलाइन नेचर का होता है, 7.4 pH है, स्लाइटली अल्कलाइन के आसपास है। ब्लड अल्कलाइन नेचर का क्यों होता है ये भी पूछा जाता है। तो ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर, 7.4 pH मैंने बताया था, ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू व्हाइट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू, क्यों है ऐसा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCO3-। बाइकार्बोनेट आयन के प्रेजेंस के कारण ही ब्लड अल्कलाइन नेचर का होता है और पीएच उसका 7.4 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, पीएच इसका 7.4 हो जाता है, ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखेंगे कि एंटीबॉडी भी तो होगा ना ब्लड के अंदर, गामा ग्लोबुलिन, कभी क्वेश्चन पूछे कि ब्लड में एंटीबॉडी होता है, हाँ होता है, गामा ग्लोबुलिन तो एंटीबॉडी होते हैं, वो तो ब्लड के अंदर ही तो है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको, नोट डाउन प्लीज, इट नोट डाउन, ठीक है। तो गामा ग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन जो कि एक एंटीबॉडी है, जो कि बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं, लीवर नहीं बनाता गामा ग्लोबुलिन को। तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन ही है, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होते हैं, 3 टाइप है, अल्फा बीटा गामा। गामा ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो कि एक प्रकार का एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, बनाता है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और अल्फा बीटा ग्लोबुलिन का क्या काम है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन का काम होता है। जैसे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, तो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन का ये काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। गामा ग्लोबुलिन तो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जो मैंने अभी बताया वो लिख भी सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना वो लिख सकते हैं कि हाँ अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, थायराइड की हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, बहुत सारा काम है उसका ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है ना। ग्लोबुलिन्स की बात कर रहा हूं, अल्फा एंड बीटा, गामा की नहीं बात की मैंने की, ध्यान रखना, गामा ग्लोबुलिन इज ए एंटीबॉडीज। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं, नंबर आई है आपकी ब्लड कॉर्पसल्स की। सब बात हो चुका है, प्लाज्मा में 90% पानी, वो तो हटा दीजिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंस 8 से 9% बात हो चुकी है, इनऑर्गेनिक भी अभी बात हो गई है 1 से 2%। ब्लड कॉर्पसल्स, और इसको हम लोग ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
और नॉर्मल भाषा में लोग ब्लड सेल भी बोल देते हैं, सेल बोलना ज्यादा सही नहीं होता है, ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल भाषा में ब्लड सेल भी लोग बोल देते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, इसमें लिखिए, इसमें आपको 3 है, नाम सुना होगा, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ये ब्लड कॉर्पसल्स हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, सेल नहीं, कॉर्पसल्स वर्ड यहां यूज किया जाता है, ज्यादा सही होगा सेल के मुकाबले, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, यहां पे सेल बोलते हैं बट यहां पे सी के जगह पे कॉर्पसल्स बोलते हैं, उसका कारण मैं आपको बता दूंगा। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, क्यों बोलते हैं कॉर्पसल्स, सेल क्यों नहीं बोलते, उसका एक कारण है, ठीक है ना। और थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। बट कुछ डिफरेंस बता दूं आपको, थोड़ी सी हाई लेवल की बातें हैं, हाई लेवल इन द सेंस कि नॉर्मल बुक्स में नहीं बताई गई हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्लेटलेट्स जो वर्ड होती है ये मैमल्स में यूज किया जाता है। दिस वर्ड प्लेटलेट इज यूज्ड इन मैमल्स, स्तनधारी में प्लेटलेट वर्ड का यूज किया जाता है, वर्ड यूज्ड इन मैमल। तो प्लेटलेट वर्ड जो होता है ये मैमल्स के लिए यूज किया जाता है, मैमल्स में, ठीक है। तो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी बोल सकते हैं, मैमल्स के लिए यूज किया जाता है प्लेटलेट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक करता है न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं होता है इसके अंदर में। लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें, थ्रोम्बोसाइट्स ये जो वर्ड है ये नॉन मैमल्स में यूज किया जाता है, जो मैमल्स नहीं है वहां पे यूज किया जाता है, नॉन मैमल्स में। आमतौर पे लोग इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, दोनों को एक ही मानते हैं, बट उसमें कुछ डिफरेंस है। प्लेटलेट्स यहां यूज होता है और नॉन थ्रोम्बोसाइट्स नॉन मैमल्स के अंदर जो स्तनधारी नहीं है वहां यूज करते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है थ्रोम्बोसाइट्स में। ये नॉन मैमल्स में यूज किया जाता है, जो मैमल्स नहीं है, स्तनधारी नहीं है। लेकिन वही बात करें प्लेटलेट्स की, वो मैमल में यूज होता है वर्ड, और ये वर्ड जब मैमल में यूज होता है तो यहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है प्लेटलेट्स के अंदर में, लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस है, और ये नॉन मैमल में ये शब्द को यूज किया जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स को, ठीक है। तो प्लेटलेट्स टर्म यूज किया जाता है मैमल्स के अंदर, थ्रोम्बोसाइट्स टर्म यूज किया जाता है नॉन मैमल्स के अंदर। लेकिन आमतौर पे नॉर्मल एग्जाम में जीएस की लेवल से बात करें तो लोगों को एक ही मान के इसको पढ़ते रहते हैं, इंटरचेंजेबली दोनों को यूज करते हैं, बट डिफरेंस क्या है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये आरबीसी हो जाएगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सेल नहीं बोलेंगे, कारण क्या है बता दूं, ठीक है। कारण ये है कि सेल वाले टिपिकल फीचर इसके अंदर में नहीं है। सेल मैंने पढ़ाया, अगर जो लोग पढ़ के रहे होंगे, अच्छे से पढ़ लिए हैं, जो मैंने लेक्चर दिए हैं, तो आप इजीली समझ पाएंगे। नहीं भी पढ़े हैं तो मैं बताने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कंसंट्रेशन बना के। सेल की जो एक टिपिकल फीचर होती है, क्या होती है, एक टिपिकल सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, कुछ सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे जो आपके साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, ऐसे कुछ नाम सुना होगा आपने, वो सारे होते हैं। लेकिन ये टिपिकल सेल का फीचर है, ये सारे चीज होते हैं, लेकिन आरबीसी के अंदर ये टिपिकल सेल वाले जो लक्षण होते हैं, फीचर, ये नहीं पाए जाते हैं। मतलब क्या नहीं है आरबीसी के अंदर, आरबीसी अगर मैच्योर है तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, सेंट्रियोल्स नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल तो है ही नहीं आरबीसी में। तो हम सेल वाले सेल टर्म को यूज कैसे कर सकते हैं, टिपिकल सेल का फीचर यहां है ही नहीं। तो सेल वर्ड हम लोग ना यूज करके इन तरीके की चीजों के लिए जिनमें ये ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, कॉर्पसल्स वर्ड का यूज किया जाता है। तो कॉर्पसल्स वर्ड यूज किया जाता है बिकॉज यहां पे मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स यहां पे नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, सेंट्रियोल्स नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, ये सारी चीजें नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे सेल ना यूज करके कॉर्पसल्स वर्ड को यूज करते हैं। हो गया क्लियर। और यहां पे हम लोग सेल ही यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, आपको पता होगा, व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल की जानकारी जो आपको चाहिए थी, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना, बेसिक लेवल पे आपको ये सारी चीजें जाननी है। नोट कर लिया, ये सारी चीजें नोट हो चुकी है,
ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं कि प्लेटलेट्स क्या सेल होता है, क्या प्लेटलेट सेल है, तो फिर मैं एक लेवल एक्स्ट्रा जाकर थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं कि प्लेटलेट सेल नहीं होते हैं, ये सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। सेल फ्रैगमेंट, सेल के टुकड़े होते हैं प्लेटलेट्स। अगर रियल में बात करूं, एक्यूरेटली बात करूं, तो सेल फ्रैगमेंट्स है। इट इज ए सेल फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ये मेगा कैरियोसाइट्स के सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल, ये सेल नहीं है, ये सेल के फ्रैगमेंट्स है, सेल के टुकड़े हैं, बस ये ध्यान रखना है मेगा कैरियोसाइट्स के। ठीक है, इट इज द फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स उसके ये फ्रैगमेंट होते हैं, टुकड़े होते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, अब एक एक करके आपको पढ़ना होगा आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में। आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछी जाती है, और आरबीसी रेड कलर की है क्योंकि उसके अंदर में हेमोग्लोबिन है, इसकी बात हम लोग करेंगे। अच्छा, ये आरबीसी के अंदर इतने ऑर्गेनल नहीं है, तो आपने बोला कॉर्पसल्स, तो ये ऑर्गेनल क्यों नहीं है, इसको भी तो जानना चाहिए ना कि आरबीसी के अंदर इतने ऑर्गेनल क्यों नहीं है। तो खाली होगा आरबीसी, तो खाली है तो फिर उसके अंदर में क्या होगा, उसके अंदर में हेमोग्लोबिन भरा होगा, और वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन उतना ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा आरबीसी, इसीलिए आरबीसी खाली होता है, ताकि उसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन को भर सके, और वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सीजन को कैरी करेगा ब्लड के अंदर, और टिश्यू तक ऑक्सीजन को लेके जाएगा, और टिश्यू और सेल को ऑक्सीजन दे देगा। लो भाई, यूज करो तो अपना मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज कर लो, टिश्यू और सेल को दे देगा। इसीलिए आरबीसी को खाली रखने के लिए आरबीसी में से ऑर्गेनल्स को हटा दिया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स को हटा दिया जाता है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन भर पाए, और हेमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन को वो अच्छे तरीके से कैरी करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी बात भी कर लेंगे थोड़ी सी आरबीसी वगैरह बारे में। तो ये है बेसिकली आपका बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स और ये तीन की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं ल्यूकोसाइट्स को ही हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। तो यहां पे ल्यूकोसाइट्स की बात जब हम लोग करेंगे तो इसमें बेसिकली आपको एक लेवल पे जाके थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि मैं अगर इसको सही तरीके से क्लियर करके बताऊं तो आपको समझ में आएगी कि ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और इसका ही क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो मैं इसकी क्लासिफिकेशन आपको कर देता हूं आज, और बाकी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन समझ लोगे ना आप इसकी सिर्फ, तो आपको क्लियर होगा ओ क्या चीजें होती हैं और कैसे इम्यून सिस्टम में ल्यूकोसाइट्स का रोल है, ये भी पता चल जाएगा इम्यून सिस्टम में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं इसकी, ल्यूकोसाइट्स की, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्लासिफिकेशन करते हैं। डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग बांटते हैं दो भाग में, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, दो भाग में बांट दिया। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स में अंतर क्या है, अगर ये जानना है तो आपको बेसिक लेवल पे इतना पता होना चाहिए कि ग्रेनुलोसाइट्स में एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी इसके अंदर में ग्रेन्यूल्स है और वो एंजाइम रिच होते हैं, उसके अंदर में एंजाइम होता है। तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, और इसमें नहीं पाए जाते इसलिए इसको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे एंजाइम रिच, लिख लेंगे ये वाली पॉइंट लिख लेंगे, एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स यहां पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ग्रेनुलोसाइट्स एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स यहां पाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका, और इसमें नहीं होता है इसलिए ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ये 68% के आसपास होता है, 68%, और ये 32% के आसपास होता है। ठीक है, अब इसमें बात हूं कि ये इसमें कितने टाइप्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, कितने टाइप्स में, 3 टाइप के हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये 3 टाइप में बांटे गए हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और ये 3 टाइप में बांटे गए हैं। इनका आधार है बांटने का स्टेनिंग प्रॉपर्टी, कौन किस कलर के डाई से स्टेन हो जा रहा है, कलर हो जा रहा है, उसी के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। तो इट इज डिवाइडेड, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, कलर
किस कलर के डाई से ये स्टेन हो जाते हैं उस आधार पे इनका नाम होता है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होते हैं इनको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, एसिडोफिल्स, इनको एसिडोफिल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक डाई के साथ स्टेन हो जाते हैं, एसिडिक डाई के साथ कलर हो जाते हैं, इसलिए एसिडोफिल्स बोलते हैं। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होता है ये बेसिक डाई के साथ स्टेन हो जाते हैं, तो बेसिक डाई से ये स्टेन हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं, इसलिए इसको बेसोफिल्स। और ये न्यूट्रोफिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे टेक अप एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाइज, ये दोनों डाई के साथ स्टेन हो जाते हैं, दे टेक अप एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाइज, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। अब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिसके अंदर में एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स के नाम जाना जाता है। ए मतलब होता है नहीं, ठीक है ना। तो 32% ये है और इसमें दो होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और एक होता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। दो हो गया, ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को ही हम लोग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम ही बोलते हैं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, नाम है ना इम्यून सिस्टम, पता ही होगा कोरोना के समय कितना इम्यून सिस्टम का, तो ये इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, मैं ऊपर लिख दूं क्या लिम्फोसाइट्स का टाइप? लिम्फोसाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और एक हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स। इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये पता कर लीजिएगा, इस बार का 2022 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स क्या इम्यून सिस्टम के सेल है? हाँ, लिम्फोसाइट्स खुद इम्यून सिस्टम का सेल होता है, इट इज अ सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके दो पार्ट्स हैं, बी एंड टी। बी लिम्फोसाइट्स में बी का मतलब होता है बोन मैरो, यहां पर मतलब होता है ह्यूमन में, ह्यूमन के अंदर बी का मतलब होता है बोन मैरो, और टी का मतलब होता है थाइमस ग्लैंड। इसकी बात हम लोग करेंगे थाइमस ग्लैंड की आगे। तो बी मतलब बोन मैरो, टी मतलब थाइमस ग्लैंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आरबीसी पढ़ेंगे, उसके बाद डब्ल्यूबीसी में आएंगे, तो इसकी बात हल्की हल्की जो करनी होगी, मैंने बेसिक लेवल में बता दिया आपको, फिर भी हल्की हल्की बात करेंगे, लिम्फोसाइट्स की बात करनी होगी, और उसके बाद हम लोग प्लेटलेट्स की थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्लड। उसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, सबकी बात करूंगा मैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है उसकी बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको ब्लड रिलेटेड डिजीज भी पढ़ाऊंगा कि थैलेसीमिया क्या है, पॉलीसाइथीमिया क्या है, उसी को इराइथीमिया भी बोलते हैं, इराइथीमिया क्या होती है, ल्यूकोपीनिया क्या होती है, ल्यूकेमिया क्या होती है, इनकी बात हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से। इराइथ्रोपोइसिस, इराइथ्रोपोइसिस क्या होती है, ल्यूकोपोइसिस क्या होती है, इराइथ्रोक्लासिया क्या होती है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे। आई होप सब चीज़ समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, लेक्चर को, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि ब्लड उनको क्लियर हो जाए, क्योंकि ब्लड क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के हम लोग लीवर क्या कहते हैं हार्ट पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको समझ में आएगी। उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पे जाएंगे, लिम्फ क्या होती है उसकी बात करेंगे, ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर होता है ये भी पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारी नंबर आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी की बात करेंगे, तो किडनी की बात पढ़ लेंगे हम लोग पूरा, किडनी की क्या एक्सक्रीटरी फंक्शन होती है उसकी बात करेंगे, किडनी में ड्रॉ करके बताऊंगा, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, 1 by 1। तो और जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा क्योंकि बड़े टॉपिक्स हैं ये, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप को इंपॉर्टेंटली पढ़ना है हमें, ब्लड ग्रुप को उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो कार्ल लैंड स्टेनर के बारे में बात करेंगे, उनकी बात हम लोग उस समय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।